नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस 5 मोर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी साथ के साथ रिवाइज कर पाएंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her post or office if he or she ceases to be a member of the assembly। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की अध्यक्ष नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। At this point, you should pause the video, read the question again very carefully, recall your concept, think over it, and mark your answer somewhere. Then you can move towards answer and analysis part. The correct answer in this case is 1 only, right? Only first statement is correct because अगर वो ऑफिस में नहीं रहते यानी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं प्लस या फिर उनको किसी रिजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, इन दैट केस उनको अपने ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि उनको इमीडिएटली ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है। दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज सेकंड जब भी नेक्स्ट असेंबली का गठन होता है तब तक वो स्पीकर बने रहेंगे और उसकी फर्स्ट सेशन से पहले वो उस पोस्ट को या अपने ऑफिस को वैकेट करेंगे। इन एक्सप्लेनेशन पार्ट वी लर्न दैट स्पीकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, हेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। उनका मेन काम क्या है? ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करना, किसका? हाउस का। इन एडिशन टू दिस जो भी हाउस की का बिजनेस है, उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, उनको रेगुलेट करना। उनका इलेक्शन कहाँ से होता है? इलेक्शन उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हीं से होता है। आर्टिकल 179 में ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, क्या कि उनको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा किस केस में? अगर वो सीजेज टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं रहते या वो रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन वो किसको लिख के करते हैं? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को लिख के उनको रिज़ाइन करना पड़ता है या फिर वो रिमूव कर दिए जाते हैं एक रिजोल्यूशन के थ्रू जो मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास करते हैं। इस रिजोल्यूशन के लिए उनको पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, किसको? स्पीकर को। देन वेन एवर असेंबली इज डिजोल्व, जब भी असेंबली डिजोल्व हो जाती है तो स्पीकर जो है इमीडिएटली वैकेट नहीं करेंगे, वो फर्स्ट असेंबली नेक्स्ट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होगी तब तक वो बने रहेंगे, उस टाइम पे न्यू स्पीकर का इलेक्शन होगा। मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then A. The assembly of the state is automatically dissolved. B. The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. C. Article 19 is suspended in that state. D. The president can make laws relating to that state. अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथाबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें पिक करना है। इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है बी। देखते हैं, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है।
अगर आपने PYQ एनालिसिस किया है अच्छे से तो आप देखेंगे 2017 में सिमिलर क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सा नेसेसरीली इम्पैक्ट नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल का। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, उसका एनालिसिस किया है डिटेल से, देन यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्ट, यानी राइट आंसर इज बी। असेंबली ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑटोमेटिकली डिजोल्व, ये या तो डिसोल्यूशन होगा इसका या सस्पेंशन होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, राइट। सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसोल्व भी कर सकते हैं। आर्टिकल 19 दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट प्रेसिडेंट बट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, राइट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। किस बेसिस पे? गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे। उस रिपोर्ट में क्या कारण दिए जाते हैं? दो टाइप के कारण हो सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट की फेल हो जाए, या फिर जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शन को कंप्लाई ना करे, उसको फॉलो ना करे, इसको स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। वो क्या होती हैं कि वो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, उनको टेकअप कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। और ही कैन ऑथराइज पार्लियामेंट, क्या कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करे, उन स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई लॉ वगैरह कानून बनाना है वो करें। वो सस्पेंड भी कर सकते हैं किस चीज़ को? कोई प्रोविज़न है रिलेटेड टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर भी ऑथराइज कर सकते हैं, जिसके लिए बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऑर्डिनेंसेस को भी प्रोमुलगेट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, जो स्टेट हाई कोर्ट है उसकी पावर्स उनके पास नहीं जाएंगी। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट रूल है लेक्चर 18 के क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? A. First Administrative Reform Commission 1966, B. Rajmannar Committee 1969, C. Sarkaria Commission 1983, D. National Commission to Review the Working of the Constitution 2000। निम्नलिखित में से किसका यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? और ऑप्शंस आर लो। In this context, the correct answer is C. सरकारिया आयोग, जो 1983 में सेटअप किया गया था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, गवर्नर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या पूछा गया है कि भाई वो एमिनेंट पर्सन हो, स्टेट से बाहर के भी हों, एक डिटैच्ड फिगर हों, पॉलिटिकली इनएक्टिव हों, राइट। तो ये सब सजेशन कौन सी कमेटी या कमीशन ने दिए थे? ये सब सरकारी या कमीशन ने दिए थे, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। ये कब सेटअप किया गया था? 1966 में सेटअप किया गया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था। कौन इसके चेयरमैन थे? पहले मोरारजी देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया को इनका चेयरमैन, इसका चेयरमैन बना दिया गया था। इसका क्या काम था? रिकमेंडेशन देना किस चीज़ के बारे में? जो इंडिया का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिव्यू करें और उसको बेहतर बनाने के लिए रिकमेंडेशन देना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें।
उसके बाद एक राजमन्नार कमेटी बनी थी 1969 में। ये 3 मेंबर कमेटी थी जो हेडेड, जिसके चेयरमैन थे पीवी राजमन्नार। किसने सेटअप की थी? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप की थी। कब सेटअप की थी? 1969 में की थी। क्यों की थी? सेंटर स्टेट रिलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें जो जो चैलेंजेस हैं। इसने कब रिपोर्ट सबमिट की? 1971 में। उसके बाद सरकारिया कमीशन सेटअप हुआ था 1983 में। ये एक 3 मेंबर कमीशन था जिसके चेयरमैन थे RS सरकारिया। बाकी 2 मेंबर कौन कौन थे? B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। ये कब सेटअप हुआ था? 1983 में। किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। क्यों किया था? सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए। इसने कब रिपोर्ट सबमिट की? 1988 में। फर्स्ट रिपोर्ट इसने 1987 में की थी। सेकंड और फाइनल रिपोर्ट 1988 में। गवर्नर से रिगार्डिंग इसने क्या रिकमेंडेशन दी कि उनको एक रिस्पेक्टेड एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, स्टेट से बाहर का होना चाहिए, इम्पार्शियल और पॉलिटिकली इनएक्टिव होने चाहिए, और उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर और स्टेट के CM से कंसल्ट किया जाना चाहिए। उनको फिर कहीं भी दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ गवर्नर की सेकेंड टर्म और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़कर। लेक्चर 19 में हमने डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में गवर्नर के बारे में डिस्कस किया है। यू कैन विजिट द लिंक प्रोवाइडेड इन आई बटन एंड वॉच। कुछ अदर रिकमेंडेशन जो इसने दी थी वो थी इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप होनी चाहिए, जोनल काउंसिल्स बनाई जाए जिससे फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ काम किया जाना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज को और मजबूत किया जाए, और आर्टिकल 356 को सिर्फ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ही यूज़ किया जाए। फिर एक बना था नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। ये क्या था? ये एक 11 मेंबर कमीशन था जिसके हेड थे MN वेंकटाचलिया। जो कब बना था? 2000 में बना था। किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। क्यों बनाया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, जो पिछले 50 साल से कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है और वो किस तरह से सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस कर रहा है या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत। इसने कब रिपोर्ट सबमिट की थी? 2002 में रिपोर्ट सबमिट की थी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, consider the following statements. Number 1, the governor makes a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के प्रति रूढ़िगत संबोधन करता है। नंबर 2, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. In this case, both the statement are correct. Right? C is the correct answer. And question is regarding legislative assembly of a state. इसके बारे में क्या पूछा गया है कि गवर्नर कस्टमरी एड्रेस करते हैं, कब करते हैं? हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है उस टाइम, और जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उस टाइम भी करते हैं। दैट इज ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर कोई रूल नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर पे तो वो लोकसभा का रूल फॉलो कर सकता है। UPSC आंसर की के अकॉर्डिंग दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, and so both the statement are true. एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। उससे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आर्टिकल 168 से 212 तक बात की गई है पार्ट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डील करता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एट्सेट्रा।
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कौन कौन पार्ट हैं? गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव, सॉरी। आर्टिकल 168 में ये मैंशनड है। सिर्फ 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन एडिशन टू दिस द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर हैविंग ओनली गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की। आर्टिकल 170 में मेंशन्ड है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट किए जाते हैं। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में मल्टी मेंबर इलेक्शन होता है, उसमें से कोई भी एक मेंबर जो ज़्यादा वोट पाता है उसको इलेक्ट किया जाता है। ड्यूरेशन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? आर्टिकल 172 में मेंशन्ड है 5 ईयर की ड्यूरेशन है। पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है इसको अगर गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी लूज कर दे तो। एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का? आर्टिकल 173 में बात है इसके बारे में। उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए और कोई अदर प्रिस्क्रिप्शन जो पार्लियामेंट्री लॉ ने बनाई है। गवर्नर का स्पेशल एड्रेस होता है। आर्टिकल 176 में इसके बारे में बात की गई है। क्या होता है कि फर्स्ट सेशन हर साल का गवर्नर एड्रेस करते हैं और फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के बाद जो होता है उसको भी गवर्नर एड्रेस करते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई रूल नहीं है तो वो अपने रूल बना सकती हैं या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल फॉलो कर सकती हैं। आर्टिकल 208 में इसके बारे में बात है। लेक्चर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में गवर्नर के बारे में डिटेल से बात की गई है क्योंकि ये दोनों भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट हैं इन एडिशन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया consider the following statements. Number 1, when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of his or her right. Number 2, the state governments have their own prisoners release on parole rules. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So in this case, first statement is wrong because किसी भी कैदी के पास पैरोल का जो है वो राइट, पैरोल इज नॉट ए राइट, इट इज़ ओनली ए प्रिविलेज। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे हैव देयर ओन रूल रिलेटेड टू पैरोल। इन दिस केस बी इज द राइट आंसर। प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? ये एक स्टेट सब्जेक्ट है जो लिस्ट 2 में मेंशन है। लिस्ट 2 शेड्यूल 7 के अंडर आती है जो स्टेट लिस्ट कही जाती है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स है सेंटर स्टेट के बीच में। एक कंकरेंट लिस्ट है, इसमें एक स्टेट लिस्ट है और एक यूनियन। ये और प्रिजनर एक्ट 1894 के अंडर भी कवर्ड हैं और प्रिजनर मैनुअल्स जो स्टेट की अलग अलग हैं उनके अंडर भी कवर्ड हैं पैरोल रूल्स। अब बात करते हैं पैरोल क्या होती है। पैरोल एक सिस्टम है किस चीज़ का? प्रिजनर को रिलीज़ करने का विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ये कंडीशनल रिलीज़ है जो सब्जेक्ट टू उसका बिहेवियर रिलीज़ करने के बाद कैसा रहेगा और उसको पीरियडिकली कुछ कुछ समय में अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न क्या हो सकता है? किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या कोई घर में ज़्यादा बीमार है या किसी ब्लड रिलेटिव की वेडिंग है। इट मे बी डिनाइड। कौन डिनाई कर सकता है? जो मेन अथॉरिटी है। कौन होती है अथॉरिटी? यूजुअली डिप्टी होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। अगर वो उसके द्वारा दिए गए रीज़न से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी प्रिजनर ने कारण दिए हैं अपने लिए पैरोल मांगने के,
और अथॉरिटी को ये लगता है कि ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है इस इंसान को पैरोल देना, देन दैट अथॉरिटी कैन डिनाई। उसके बाद फरलो है। फरलो भी पैरोल से सिमिलर है बट कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या है कि ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केसेस में दी जाती है और इसको एज ए मैटर ऑफ राइट माना जाता है। इन एडिशन टू दिस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली ये प्रिजनर को अपनी फैमिली से और सोसाइटी से जो टाइज हैं, संबंध हैं, वो बरकरार रहें और लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के जो इल इफेक्ट्स होते हैं उनको काउंटर किया जा सके, कम किया जा सके, इसीलिए फरलो दी जाती है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।